नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका शिक्षा की बात में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th पास कर 11th में जाने वाले स्टूडेंट्स से। जिन बच्चों ने अब 11th में एडमिशन लेना है, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो सब्जेक्ट क्या लें, किस सब्जेक्ट का चुनाव करें, वो साइंस में जाएं, कॉमर्स में जाएं या फिर ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में जाएं। तो पहला काम तो इन स्टूडेंट्स के लिए वो अपने सब्जेक्ट को चुनें अपने फ्यूचर के हिसाब से कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। मैं बात करूंगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्या धारणा रहती है, क्या ट्रेंड है 10th का एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट्स में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 10th का एग्ज़ाम देने के बाद या तो वो साइंस में हैं तो वो कोटा यहाँ जयपुर कोचिंग्स में जाना चाहते हैं IITs मेडिकल की तैयारी के लिए, या वो बच्चे जो लोकली बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि अपने ही शहर में रह करके तैयारी करना चाहते हैं, तो वो या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, या फिर वो अलग अलग ट्यूशन टीचर्स के पास जाकर के पढ़ना चाहते हैं और स्कूल में डमी रहना चाहते हैं, या फिर वो लोकल किसी कोचिंग को अटेंड करना चाहते हैं। यानी कि बच्चा अब अपने स्कूल को भूलने लगता है, यानी कि उसको स्कूल में जाना ठीक नहीं लगता है। ऐसा साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट में ट्रेंड देखने को मिलता है। आर्ट्स का स्टूडेंट जरूर अपने स्कूल से बंधा रहता है, स्कूल के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन दोनों स्ट्रीम्स के बच्चे जो हैं स्कूलों से दूर होते हैं। अब मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10-15 सालों से आप देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप रिजल्ट्स उठा करके देखिए तो आपको लगता होगा कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इन सब चीज़ों को करने के बाद कोई अच्छा सिलेक्शन ले पा रहा हो। वो अच्छा सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। अगर मैं बात करूं वो स्टूडेंट्स जो घर बैठ करके अलग अलग ट्यूशन्स के पास टीचर्स के पास जाके पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम स्कूल ना जाएं, तो उनको उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। 15 साल का अगर हम रिज़ल्ट उठा के देखें, इन पिछले 15 सालों में हमने बहुत कम स्टूडेंट्स को सक्सेस होते हुए देखा है, यानी कि वो बच्चे ज़्यादा सक्सेस रेशियो की तरफ नहीं जा पाते। उसकी वजह ये है कि वो स्कूलों से दूर रहे। लेकिन आप ख़ास बात ये देखिए, जो बच्चे अपने स्कूल्स में रह करके 11th-12th करते हैं और बाद में अगर उनको लगता है कि वो एक ड्रॉप करके कोचिंग्स पे जाकर के फिर सिलेक्शन ले, तो उनका सिलेक्शन रेशियो आपको ज़्यादा मिलेगा। आम तौर पे जो बच्चे कोचिंग्स में जाते हैं 11th-12th के साथ, यानी कि पहली बार के एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं होते हैं, या वो बच्चे जो अपने ही शहरों में रह करके कोचिंग्स करते हैं, ट्यूशन करते हैं, उनका भी सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। यानी कि अगर आप स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल जो है आपको अब जो सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाएगा, यानी जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास है वो उसकी बहुत डिटेल्ड पढ़ाई करवाता है। आपको डिटेल में पढ़ाएगा आपको, चूँकि आपके एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होते हैं और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने की वजह से आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव आता है, उसकी वजह से आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। उस डिटेल की पढ़ाई आपको बाद के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। तो बच्चों को ज़्यादातर अपने स्कूल्स के अंदर जाके पढ़ना चाहिए, ताकि स्कूल उनको 11th में एक नहीं 2 बार सिलेबस करवाएगा। 12th में चूँकि बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो स्कूल की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कूल ये सोचता है कि वो अपने रिजल्ट्स को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता है, बच्चों को नॉलेज देना चाहता है, तो वो ज़्यादा डिटेल में स्टडीज़ करवाता है। एक सिलेबस को पूरा होने के बाद उसको रिपीट कराता है, कंटिन्यूसली एग्जाम्स लेता है, हाफ ईयरली एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, एनुअल एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। लगातार आपको लेबोरेटरीज में रख के कई चीज़ें आप लेबोरेटरीज में जाकर के सीखते हैं प्रैक्टिकली। तो आप डमी रह करके या कोचिंग्स में पढ़ करके इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आपका लेबोरेटरी से कोई वास्ता नहीं होता है, यानी कि आप चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते। जब आप डिटेल में पढ़ोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो सिलेक्शन रेशियो कम आने के पीछे लॉजिक यही है कि बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव तैयारी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं स्टूडेंट्स से यही कहूँगा जो 11th क्लास में एडमिशन की तलाश में हैं, तो उन्हें स्कूल में जाना चाहिए। खासतौर से ऐसे स्कूल में जाना चाहिए जो आपको स्कूल की स्टडीज़ के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड भी देता है, यानी कॉम्पिटिटिव तैयारी भी कराता है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी स्ट्रीम हो, सब स्ट्रीम्स के बाद ऑप्शन खूब सारे हैं। और चूँकि CUET का एग्ज़ाम जो आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम हो चुका है और ज़्यादा ये बढ़ने वाला है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि नीट का एग्ज़ाम और IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम भी अब CUET का हिस्सा बन जाएगा आने वाले सालों में। इसके अलावा जो बच्चे टीचिंग लाइन में जाते हैं, यानी कि BA BEd और BSc BEd करते हैं, वो BA BEd और BSc BEd अब चूँकि बंद होने जा रहा है 2025-26 से, अब ITEP कोर्स आ जाएगा, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। इस ITEP का जो एग्ज़ाम है, प्री टेस्ट है, जिसको हम पहले प्री BEd बोलते थे,
वो प्री टेस्ट भी अब नेशनल लेवल पर होगा, यानी कि उसका आयोजन भी, उस टेस्ट का आयोजन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, जो कि सीयूईटी का एग्ज़ाम कराती है, जो कि आईआईटीज जी का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम कराती है और मेडिकल का एग्ज़ाम कराती है। तो एनटीए के पास जाएगा ये आईटीईपी के कोर्स का एग्ज़ाम। और ख़ास बात है कि इसके अंदर अब कॉमर्स को भी जगह दी गई है, यानी कि अब बीए बीएड, बीएससी बीएड के साथ बीकॉम बीएड भी होगा, यानी कि कॉमर्स के बच्चों को भी अब टीचिंग लाइन में, यानी कि टीचर्स बनने का मौका मिलेगा, जो पिछले कुछ सालों में नहीं मिलता था, यानी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। चूँकि नई एजुकेशन पॉलिसी में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, यानी कि छोटी क्लासों में भी बच्चों को कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसलिए कॉमर्स के अंदर भी अब टीचिंग लाइन का स्कोप बनने जा रहा है। तो मैं 11th क्लास के बच्चों को ये कहूँगा, जो 11th में एडमिशन को तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छे स्कूलों का चुनाव करना चाहिए, जहां उनको स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव आउटलुक दिया जाए, कॉम्पिटिटिव तैयारी की जाए, वो उनके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पिछले 15 सालों के परिणाम देख लेना चाहिए कि ट्यूशन से पढ़ने पर, कोचिंग से पढ़ने में क्या रिजल्ट्स आए, क्या उनको सिलेक्शन मिला, या उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, बहुत अच्छी परसेंटेज बना पाए, शायद नहीं। तो आपको अब संभल करके इन बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। Thank you.